Hello friends, how are you? I know you are fine. जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि पेसो ग्रुप के अंतर्गत प्रदीप कुमार, जैसा कि आज का मेरा जो सेशन रहेगा वो रिलेटेड होगा कॉस्ट अकाउंट से। कॉस्ट अकाउंट कॉस्ट अकाउंट का ही एक ब्रांच है। जैसे कि आपने पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा होगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में किसी बिजनेस की एक्टिविटीज जो कि ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के प्रिपरेशन से स्टार्ट होता है। उसका जो फाइनल अकाउंट है वो ट्रेडिंग कंपनियां बनाती हैं जो गुड्स को परचेज करती हैं और उनको सेल करती हैं। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल से पूरी तरीके से डिफरेंस है। कॉस्ट अकाउंट में आपको फाइनल अकाउंट बनाना तो है, लेकिन वो फाइनल अकाउंट मैन्युफैक्चरिंग का बनाना है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कौन हो सकती हैं? मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज वो कंपनी होती हैं जो गुड्स, किसी कमोडिटी को, किसी यूनिट्स को, मतलब मेरा कहने का है जहां पर किसी गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है, उनका निर्माण किया जाता है, आउटपुट किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, उससे संबंधित मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता है। और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इस तरह की कंपनी होती हैं जो गुड्स को प्रिपेयर करती हैं। आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आउटपुट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मोस्टली वो कंपनियां आती हैं, जैसे आप कह सकते हैं कोई गारमेंट्स कंपनी, गारमेंट्स कंपनी, गारमेंट्स कंपनी के अतिरिक्त और भी कंपनियां आ सकती हैं, जैसे मान लीजिए कोई ऑटोमोबाइल कंपनीज, ऑटोमोबाइल कंपनीज, ऑयल कंपनीज, मतलब मेरा किसी भी प्रकार का जो प्रोडक्शन का काम करती है, जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हो गई, जैसे आपका ये रसोई गैस जो हम लोग करते हैं नेचुरल गैस, इसकी कंपनी हो गई, जैसे और भी इस तरह कंपनी हो गई, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हो गई। और इस तरह का कोई भी जो कंपनी किसी भी वस्तु को बनाती है, निर्माण करती है, जैसे कोई टीवी बनाने वाली है, मोबाइल बनाने वाली कंपनी है, 4 व्हीलर्स बनाने वाली हैं, 2 व्हीलर्स बनाने वाली हैं, कैमरा बनाने वाली हैं, टीवी का निर्माण करती हैं। कहने का मतलब कि वो गुड्स को प्रिपेयर करती हैं। और जब गुड्स को प्रिपेयर करती हैं तो गुड्स प्रिपेयर के बाद उनका जो मेन एम होता है, मेन जो उनका ऑब्जेक्ट होता है वो होता है कैलकुलेट ऑफ टोटल एंड पर यूनिट कॉस्ट। वो क्या बनाती हैं? वो कैलकुलेट करती हैं किस चीज का? किसी भी गुड्स और सर्विस का टोटल और पर यूनिट कॉस्ट। मतलब किसी भी गुड्स को जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, बनाएंगी, उसका टोटल कितनी कॉस्ट आती है और कितनी पर यूनिट कॉस्ट आती है, वो उनका कैलकुलेशन करना मेन ऑब्जेक्ट होता है। सेकेंड जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट होता है रिडक्शन ऑफ कॉस्ट।
रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट को वो रिड्यूस भी करती है, रिडक्शन करती है, कॉस्ट में वो कमी करती है। कहने का मतलब होता है कि जब वो कैलकुलेशन करती है टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उनका पूरा फोकस जो रहेगा वो कॉस्ट पे रहेगा। किसी वस्तु की, किसी जो मैन्युफैक्चरिंग किया गया कोई प्रोडक्ट है, कोई कमोडिटी है, उस कमोडिटी का टोटल कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट उनका निकालना मेन ऑब्जेक्ट है, तो वो अपने कॉस्ट को रिड्यूस भी करते हैं और साथ ही साथ कंट्रोल्ड ऑन टोटल एंड पर यूनिट कॉस्ट। टोटल और पर यूनिट कॉस्ट को वो एक तरीके से कह सकते हैं उन पे कंट्रोल करती है। मैनेजमेंट उनका जो होता है वो मैनेजमेंट का पूरा फोकस कॉस्ट पे रहता है। थर्ड होगा, फोर्थ होगा द टोटल कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड ऑन द कॉस्ट। मतलब पूरा जो उनका कंट्रोल रहेगा, पूरा जो मैनेज रहेगा, पूरा जो फोकस रहेगा वो उनके कॉस्ट पर रहेगा। इसको इस शब्दों में हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वो कॉस्ट पे ही पूरा फोकस करती है। कहने का मतलब हुआ कि वो ऐसे एक तरीके से गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, प्रिपेयर कर रही हैं, बना रही हैं, तो उनका उद्देश्य भी यही रहेगा कि हम अपनी कंपनी के जो आउटपुट है, जो प्रोडक्शन है, उसकी कॉस्ट में कितना कमी ला दें, कितना कंट्रोल कर दें। उनकी जो कमोडिटी है, आप समझिए एक छोटी सी बात को, मान लीजिए ये आपके सामने एक मार्कर है। इस मार्कर की प्राइस सपोज करो मार्केट में 20 रुपीस आज की डेट में है। अगर कोई कंपनी इस मार्कर के कॉस्ट में 1 रुपए या 50 पैसे भी रिड्यूस कर देती है, कमी कर देती है अपने टोटल कॉस्ट में, मतलब हर एक स्टेप पे कॉस्ट इसका लगता है। कौन कौन सी कॉस्ट होती, मैं अभी आपके सामने उसको एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसी कौन कौन सी कॉस्ट होती हैं जो किसी भी कमोडिटी को बनाने में टोटल इंक्लूड किया जाता है। अगर उस टोटल कॉस्ट के स्टेप में थोड़ा थोड़ा भी कमी कर दे, जैसे हमने कहा मान लीजिए कोई आउटपुट करना है, सपोज करो हम लोग एक कोई रेडीमेड गारमेंट, शर्ट्स, टी शर्ट्स या शूज या टीवी या कह सकते हैं वॉच, किसी भी प्रकार का जो कमोडिटी है उसकी जो बनाने के लिए जरूरत होती है वो जरूरत होती है रॉ मटेरियल की। मतलब कंपनी जो होती है उनका मेन फोकस होता है मटेरियल पे, क्योंकि जो ह्यूज अमाउंट होता है, द ह्यूज अमाउंट ऑन परचेज ऑफ मटेरियल विल बी इनकर्ड। इसका मतलब किसी भी कंपनी द्वारा जो मटेरियल परचेज किया जाता है, क्यों मटेरियल परचेज किया जाता है? क्योंकि उनको कमोडिटी को प्रिपेयर करना है बेटा, कमोडिटी को बनाना है, उनको प्रिपेयर करना है, बनाना है, पूरा करना है, निर्माण करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो रॉ मटेरियल को परचेज करेगी, तो परचेज पे ही पूरा फोकस उनका रहेगा। परचेज करना, परचेज को कंट्रोल करना, जो गुड्स आएगा उसको कैसे वो रख रखाव करती हैं, कैसे उनको स्टोरेज करती हैं, कैसे उनको कैरिंग करती हैं, कैसे उनको एक तरीके से दूसरे प्लेस से किसी दूसरे प्लेस पे उनको ट्रांसफर करती हैं, तो उनकी कॉस्ट भी और लगती होगी। कहने का मतलब होता है जो टोटल कॉस्ट का मेन पार्ट होता है, मेन एक्सपेंस होता है, वो किसी गुड्स के मटेरियल पर लगता है। वो किसी भी गुड्स की जो मटेरियल होता है, सबसे अधिक कॉस्ट का जो खर्चा किया जाता है वो मटेरियल पर किया जाता है। अब दूसरा कॉस्ट क्या लग सकता है? जब मटेरियल वो परचेज कर लेती हैं, उनके पास रॉ मटेरियल आ जाता है,
तो रॉ मटेरियल आने के बाद अब उनको प्रिपेयर करेंगे, तो इतना प्रिपेयर करना है, गुड्स को उनको फिनिश गुड्स में बदलना है, कन्वर्ट करना है। तो क्या वो अपने आप से कन्वर्ट करेंगे या क्या पूरा मशीन से ही कन्वर्ट कर लेंगे? उसके लिए उनको जरूरत होती है लेबर की। वो हायर करती हैं, वो अपॉइंट करती हैं, रिक्रूटमेंट करती हैं, किनका? लेबर का, स्किल्ड वर्कर का, अनस्किल्ड वर्कर का, जो मेंटल वर्क करते हैं उनका। तो दूसरा जो उनका सबसे अधिक एक्सपेंसेस होता है वो होता है लेबर पर। किस पे होता है? लेबर पे। मेरा कहने का मतलब है कि फर्स्ट जो उनका एक्सपेंसेस होता है वो मटेरियल पे होता है, दूसरा जो होता है लेबर पे होता है। लेबर को हम लोग कह सकते हैं बेसिस की, सैलरी, बेसिस, डीए, एनी रिम्यूनरेशन which are payable or paid to the worker, to the mental worker, to the skilled worker, to the manager, मैं कह सकता हूं all bodies, all employees, जितने भी उस किसी कंपनी में जो गुड्स को प्रिपेयर करने के लिए किसी एम्प्लॉय को प्रोवाइड करती हैं, पेमेंट करती हैं, वो सारे किसमें इंक्लूड होते हैं? लेबर में होते हैं। अब आप देखते रहिए एक एक पॉइंट को कि कैसे कॉस्ट जो किसी वस्तु का निकाला जाता है उसका स्टेप कैसे होता है और कैसे एक एक स्टेप से हम आगे बढ़ते हुए टोटल कॉस्ट पे आते हैं, जो तो मैं अभी आपको थोड़ा सा केवल एक सीन के रूप में दिखा रहा हूं। बाद में मैं टोटल कॉस्ट शीट बनाऊंगा, पूरा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाऊंगा कि कहां कहां किन किन स्टेप पे कितनी कितनी कॉस्ट लगती है। लेबर पे कॉस्ट लगती है, फिर वो क्या करती हैं? लेबर के बाद फैक्ट्री में कई प्रकार के एक्सपेंसेस किए जाते हैं, जिसको हम कह सकते हैं फैक्ट्री का रेंट, मशीन को हायर करना, मशीन पे एक्सपेंस। इस तरीके से जितने भी खर्चे होते हैं फैक्ट्री में, जैसे आप सुपरवाइजर का पेमेंट, गेट कीपर का पेमेंट, मशीन पे डेप्रिसिएशन लगता है, मशीन को रन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, उनको बनाए रखने के लिए जो उस पे खर्चे होते हैं, वो सारे खर्चे तीसरे मेन हेड में रखती हैं और उसको बोलते हैं ओवरहेड्स। मतलब ये तीन जो उनका एक्सपेंसेस है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स, ये मेनली उनका एक्सपेंसेस होता है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो गुड्स को प्रिपेयर करती हैं, बनाती हैं। अब आप बोलोगे सर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स के अतिरिक्त भी और कोई खर्चा होता है? हमने कहा बेटा और भी इस प्रकार के कई खर्चे होते हैं जिसको हम लोग इसी ओवरहेड में दो तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मटेरियल भी होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल भी होता है, डायरेक्ट लेबर भी होता है, इनडायरेक्ट लेबर भी होता है, लेकिन ये अभी आपको आगे मैं बताऊंगा एक एक स्टेप से। तो मैं कह रहा था कि जो कंपनी होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हैं, गुड्स को प्रिपेयर का काम करती हैं, उनका मेन ऑब्जेक्ट होता है मटेरियल का टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट निकालना। अब आप देख सकते हो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कॉस्ट अकाउंटिंग में कितना अंतर है, क्योंकि आप जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़े होंगे तो क्या आपने पर यूनिट कॉस्ट भी निकाला था? वहां पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पर यूनिट कॉस्ट बेटा आप लोगों ने नहीं निकाला था। आपने उसमें क्या निकाला था? टोटल कितना एक्सपेंसेस हो रहा है, कितना डायरेक्ट हो सकता है ट्रेडिंग में दिखा दो, और कितना इनडायरेक्ट हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दो, इट्स ओके। बट आप यहां देख रहे हो कि यहां पर एक एक कमोडिटी पे वो कॉस्ट को देख रहे हैं। आप जानते हो कि कोई भी ऑटोमोबाइल्स कंपनी होती है जो किसी सिम पे या किसी जो लाइसेंस देती है दूरसंचार पे, जैसे हम आप कह दें कि 4G आप चलाते हो, आप अपने सिम को रिचार्ज कराते हो, तो आप देखते हो उनका एक एक पैसा अगर आप काउंट करो तो इस तरीके से वो सारे कस्टमर से अगर एक एक पैसे कमाती है तो कितना अमाउंट हो सकता है। इस तरह उनका फोकस मेन होता है पर यूनिट कॉस्ट पे। रिडक्शन ऑफ कॉस्ट अगर उनको पता चल जाएगा
कि टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है, कितनी पर यूनिट कॉस्ट है, तो बेटा कॉस्ट में वो रिड्यूस भी कर सकती है, कॉस्ट में कंट्रोल भी कर सकती है, मैनेजमेंट को उस हिसाब से एडजस्ट कर सकती है। कॉस्ट से संबंधित कहने का मतलब है कि कॉस्ट से संबंधित जितने भी जरूरत होती है, जितने भी उनकी आवश्यकताएं होती हैं, उस प्रकार के वो अपॉइंट करती है, कॉस्ट अकाउंटेंट को भी अपॉइंट करती है। मैन्युफैक्चर जो होते हैं मैनेजमेंट अकाउंट को भी हायर करती है। इस तरह से देखा जाए तो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कॉस्ट अकाउंट का इंपॉर्टेंट रोल है। और आज की डेट में आप देखो तो सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉय हायर किए जाते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ही हायर किए जाते हैं और उनकी जरूरत होती है। इसलिए ये जो कॉस्ट अकाउंट है, कॉस्ट अकाउंटिंग को आपको केयरफुली और परफेक्ट तरीके से पढ़ना चाहिए और पढ़ना ही पड़ेगा यदि आपको आगे या इसमें भी नंबर लाना है तो। देखिए जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, आप केवल बीकॉम में ही मत रखो केवल बीकॉम में है। कॉस्ट अकाउंटिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के जो एग्जामिनेशन होता है उसमें मेन पेपर होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आप अगर आगे जाते हो सीएमए तो वो तो है ही है पूरा कॉस्ट से संबंधित। सीएस वो भी कॉस्ट का पेपर है। आप नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो नेट में भी कॉस्ट अकाउंट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। जो आगे मैं मैनेजमेंट में और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नेट के पेपर में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा और वो टॉपिक बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हो सकते हैं जो आपके नेट के एग्जाम में आते हैं, चार्टर्ड अकाउंट में आ सकते हैं। लेकिन अभी आज का मेरा फोकस रहेगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग का जो पूरा एक स्ट्रक्चर है, वो कॉस्ट अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट क्या है, नेसेसिटी किसको है, उस पे मेरा मेन फोकस रहेगा। खैर अब मेन ऑब्जेक्ट हो गया। अब मेन ऑब्जेक्ट के बाद आपको ये भी देखना है कि जब मटेरियल पे इतना एक्सपेंसेस लगता है, अधिक से अधिक मटेरियल पे वो परचेज करने में टोटल एक्सपेंसेस को वो लगाती है, तो एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और वो पॉइंट आपका है स्टोरेज ऑफ मटेरियल। मटेरियल का रख रखाव करना, मटेरियल को कैसे स्टोरेज करते हैं। कहने का मेरा मतलब है कि इस मेन ऑब्जेक्ट में हम 5 को भी इंक्लूड कर सकते हैं, मेंटेनेंस एंड स्टोरेज ऑफ मटेरियल। अब मेंटेन एंड स्टोरेज ऑफ मटेरियल ये कहने का तो एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसको वो स्टोरेज करना, मटेरियल को स्टोरेज कैसे करेगी, इस पर भी पूरा फोकस करना है आगे चल के। इसके बाद भी फोकस करना है। आप बोलोगे वो क्या है? हमने कहा बेटा 5 के बाद जो 6 आएगा वो अपने स्टॉक को मेंटेन करेंगे। अब बोलोगे सर ये नया चीज स्टॉक कहां आ गया? हमने कहा बेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप लोगों ने स्टॉक को पढ़ा था, जिसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। और क्लोजिंग स्टॉक मींस अनसोल्ड गुड्स, द गुड्स व्हिच आर नॉट सेलेबल या टोटल सेल नहीं हो पाई, और फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो स्टॉक बच जाता है, जिसको हम लोग इन्वेंट्री बोलते हैं, वो आपका क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते होंगे। अब यहां पर जो स्टोरेज होगा, जो आपका स्टॉक का कैलकुलेशन होगा, जो स्टॉक को मेंटेन किया जाएगा, वो स्टॉक पर फोकस पूरा एक फार्मूला के थ्रू हम करेंगे, क्योंकि स्टॉक का रखरखाव वेरी इंपॉर्टेंट। स्टॉक का जो रखरखाव होता है वो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए बहुत आवश्यक है। अभी आप देखते होंगे जो बड़े बड़े पुल का निर्माण होता है, जो बड़े बड़े हाईवे का निर्माण होता है, उसमें देखते होंगे कई प्रकार के मटेरियल की आवश्यकताएं पड़ती हैं और उन मटेरियल को वो कंपनी परचेज करती हैं। परचेज करने के साथ उनको स्टोरेज करती हैं। स्टोरेज कहाँ करेंगे? उसके लिए वो एक तरीके से देखा जाए तो मतलब परमानेंट नहीं,
कुछ समय के लिए वो एक निर्माण करती हैं अपने प्लांट का, और जहां पर मटेरियल को वो स्टोरेज करती है। तो मटेरियल स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप बजटरी कंट्रोल में पढ़ोगे आगे के सब्जेक्ट में। लेकिन यहां पर हमारा है अगला फोकस जो वो आपका है स्टॉक लेवल, मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक लेवल, मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक लेवल। स्टॉक लेवल पर पूरा मैं आपको फोकस करने वाला हूं कि ये स्टॉक लेवल क्या हो सकता है। स्टॉक लेवल इसके बाद का बात है, इसको आप केयरफुली तरीके से समझ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा कि गुड्स एंड सर्विसेज आउटपुट करेंगी, प्रोडक्शन करेंगी, उसके बाद कौन सी कंपनी होंगी जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हैं, जो प्रोडक्शन का काम करती हैं, जो सर्विस को प्रोवाइड करती हैं, इस तरीके के जितने भी वर्क करती हैं वो सारी कंपनियां। एम क्या रहेगा, ये एम वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन। मेनी टाइम्स इस क्वेश्चन को कंपनी पूछ चुकी है, मेनी टाइम्स एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आपको कैलकुलेट ऑफ टोटल एंड पर यूनिट कॉस्ट, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, कंट्रोल टोटल एंड पर यूनिट कॉस्ट, total controlled and managed on the cost, maintenance and storage of the material, maintenance of stock level। अब इसके बाद मैं आपको आगे का टॉपिक बताता हूं कि जो स्टोरेज है, स्टॉक को मेंटेन किया जाता है, वो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कैसे मेंटेन किया जाता है। सबसे पहले तो आपको समझना है कि स्टॉक एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टॉक इन ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अभी मैंने आपको बताया कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सबसे पहले रॉ मटेरियल परचेज करती है। क्या परचेज करती है बेटा? रॉ मटेरियल। तो जब फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, या मान लीजिए 1 महीने बाद, या जब वो अपना अकाउंट को मेंटेन करती हैं, फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करती हैं, जैसे 31 मार्च तो यूनिफॉर्म ईयर है, लेकिन उसके पहले भी वो कर सकती हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए कंपलसरी तो है कि वो अपनी फाइनल शेयर रिपोर्ट को प्रेजेंट करेंगी 31 मार्च के बाद, लेकिन उसके पहले भी वो अपने अकाउंट को मेंटेन कर सकती है। तो जिस डेट को वो अपने अकाउंट को मेंटेन करेगी, वो डेट उनका जो होगा, उस डेट को जितना रॉ मटेरियल बचा रहेगा, रॉ मटेरियल का बैलेंस बच सकता है। मैं उसको भी आपको बताऊंगा कि रॉ मटेरियल का बैलेंस कैसे निकाला जाता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकाला जाता है। लेकिन रॉ मटेरियल का जो स्टॉक बचा रहता है उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये फर्स्ट हो गया। मटेरियल को उसने कंपनी में गुड्स को प्रिपेयर करने के लिए इंट्रोड्यूस किया, इनपुट किया, तो गुड्स प्रिपेयर स्टार्ट हुआ, गुड्स का बनना शुरू हुआ। अब गुड्स बनेगा, तैयार होगा, तो काम कुछ मटेरियल पे कंप्लीट हो गया होगा, बन गया होगा, वो मटेरियल कंज्यूम कर ली गई होगी, यूज कर ली गई होगी, लेकिन कुछ भी काम हो सकता है कि चल रहा हो, कोई जरूरी नहीं कि सब बन ही गया हो सकता है कुछ भी अभी काम बाकी हो, मतलब बीच में हो। वर्क जो हो रहा है वो अभी प्रोसेस पे हो, वर्क चल रहा हो। अब जैसे मान लीजिए डेस्टर है, या कोई टीवी है, या कोई भी कंपनी जो 4 व्हीलर का निर्माण करती है, किसी भी प्रकार का निर्माण करती है, आधा बन गया, कुछ पार्ट बन गया और कुछ पार्ट बाकी है, तो वो तो ना तो रॉ मटेरियल है और ना फिनिश गुड्स है, तो उसका भी स्टॉक बचेगा, और उसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब वर्क अभी प्रोग्रेस में है, वर्क हो रहा है, वर्क अभी कुछ
कम्युनिटी पे चल रहा है, अभी वो पूरा बना नहीं है, तो उसका जो स्टॉक होगा उसको बोलेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। आप लोग समझ रहे होंगे कुछ बना भी कि केवल रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस ही है। हमने कहा बेटा जिस डेट को वो क्लोज करेंगे अपने अकाउंट को, उस डेट को कुछ ना कुछ तो गुड्स एकदम फिनिश हो गया होगा, मतलब मटेरियल एकदम आकार ले चुकी होगी मार्कर का या टीपी का या जो भी वो बनाना चाहती हो, वॉच है वॉच का, रेडीमेड गारमेंट्स का, एनी अदर टाइप्स। तो जो उनका स्टॉक पूरी तरीके से बन के बचा हुआ है उसको बोलते हैं बेटा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स। इसका मतलब देखा आपने, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने केवल वैल्यू किया था क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंटरीज, बट हियर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। फर्स्ट इज द रॉ मटेरियल, second is the work in progress and third is the finished goods. So you have to learn, you have to completely observe there are three types of the closing stock in the cost accounting. First is the closing stock of raw material, second is the closing stock of work in progress, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इन तीनों स्टॉक की जरूरत, इन तीनों स्टॉक की रिक्वायरमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग में मोस्टली हर एक चैप्टर पे पड़ेगा, आपको जरूरत पड़ेगी। आप जब बेटा यूनिट कॉस्ट पढ़ोगे, आप जब क्लोजिंग स्टॉक निकालोगे किसी भी लेबर का, किसी भी आप आगे, तो तीन तरीके के क्लोजिंग स्टॉक आपने देख लिया इसमें। अब क्लोजिंग स्टॉक की रिक्वायरमेंट्स कहां पड़ेगी, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, ये कैसे आपकी जरूरत पड़ेगी। अब मेरा जो टॉपिक नेक्स्ट रहेगा, आज मैं इतना ही केवल एक तरीके से इंट्रोड्यूस किया हूं आपको कि स्टॉक की क्या रिक्वायरमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या। आगे मैं कॉस्ट अकाउंटिंग को बहुत अच्छे तरीके से, एकदम सरल तरीके से, इजीली तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा और नो डाउट कि आप लोग समझोगे। मेरी क्लास का इंतजार करिए। मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अभी मैं इस चैनल पे नया आया हूं और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, मुझे मोटिवेट करिए, इससे कि मैं आगे की क्लास को और अच्छे तरीके से पढ़ा सकूं। ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। मैं कोई आपकी फीस के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, बस एक लाइक की रिक्वेस्ट कर रहा हूं। जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट। इट्स ओके। 1 मिनट। जाने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, ऑनलाइन तो क्लास मेरी चलेगी ही, लेकिन मेरा जो मेन क्लास चलती है वो ऑफलाइन क्लास चलती है, और मेरी ऑफलाइन क्लास जल्दी से स्टार्ट होने वाली है। और ये जो स्टार्ट होगी वो मोस्टली मान के चलिए 1 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट होगी। ऑल क्लासेस, इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर ज्वाइनिंग ऑफ माय क्लास, देन यू कॉन्टेक्ट ऑन यूट्यूब, कॉन्टेक्ट ऑन द मोबाइल नंबर and another mobile number, ये मेरा मोबाइल नंबर है जिसपे आप कांटेक्ट कर सकते हो ऑफलाइन क्लास के लिए। और ऑफलाइन क्लास मैं तो यही चाहूंगा कि आप लोग ज्वाइन करिए। उसकी फीस भी बहुत ही कंफर्टेबल रहेगी, जितना आप पेबल कर सकते हो बड़े आसानी से। अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग फीस, ऐसा कुछ मैंने डिसाइड नहीं किया है। मैं लगभग बीकॉम, 11th 12th CBSE, MCOM
यहाँ तक कि CA/CI के फाउंडेशन क्लास भी चलाता हूँ। कंपटीशन क्लास भी मेरी स्टार्ट होने वाली है और बहुत ही एकदम अच्छे तरीके से एजुकेटेड टीचर्स जिसके द्वारा कंपटीशन क्लास चलेगी। मैं आगे नेट की भी क्लास आपको दूंगा और बीकॉम 11 12 CSC बोर्ड की क्लास तो मैं दे ही रहा हूं, लेकिन मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी मेरी क्लास को ज्वाइन करिए। फीस बहुत मिनिमम है। आप क्लास को ज्वाइन करने के लिए इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो और उस क्लास को जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन कर लो। ओके, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।